गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। पहला था इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके पहले जो कुछ भी होगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आपके 2 फर्दर इवेंट्स और थे। क्या क्या थे? एक तो होता था गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज द गैमेट ट्रांसफर। अब जो गैमेट्स बने हैं वो ट्रांसफर होंगे। ये सारा कुछ आता था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, जहाँ तक मैं आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि एनसीईआरटी भी मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स पढ़कर बैठे होंगे, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें सभी को क्लियर होंगी, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट इवेंट विच इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द फर्टिलाइजेशन या फिर कहिए सिनगैमी। वैसे जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, इस चैप्टर के सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, बस मैं सारी चीज़ों को रिकलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने इस पैटर्न को इस तरीके से फॉलो किया हुआ है, इसीलिए ये चैप्टर अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर के अंदर सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसको कैचअप करने में नहीं होगी। तो पहले हम इसका सिर्फ मैं आपको वर्बली एक बार समझा रही हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन, ठीक है। तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, यानी कि दैट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वैसे तो आप लोगों ने यही सुना होगा कि फर्टिलाइजेशन, मैंने यहाँ पर भी जो हेडिंग डाली है फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी लिखा है, और का मतलब ये, या फिर आप यही मान के चलते होंगे कि फर्टिलाइजेशन का सिनोनिम ही है सिनगैमी। हाँ, हम इसे यूज इस तरीके से करते हैं, बट एग्जैक्टली अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट फर्टिलाइजेशन एंड द सिनोगैमी, इट इज नॉट द सेम थिंग। सिन मतलब जो एक्चुअल एक्ट है ना, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, द एक्चुअल एक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, इट इज कॉल्ड द सिनगैमी। इसे तो कहते हैं सिनगैमी। और जितने भी ऑल द इवेंट्स विच इंक्लूड दैट रिजल्ट इन द सिनगैमी इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन, यानी कि इस सिनगैमी यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए जितने भी इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ये सिनगैमी हो रहा है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन अपने इस लेवल पर अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर देखेंगे तो इसे एज अ सिनोनिम्स ही यूज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी इज वन ऑन द सेम थिंग, बट एग्जैक्टली व्हाट इज इट, यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग कि सिनगैमी इट इज द एक्चुअल एक्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, बट व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, इट इंक्लूड ऑल द इवेंट्स विच रिजल्ट इन द सिनगैमी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कि सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसे हम कहते हैं। यहाँ से ये चीज़ भी आपको एक पॉइंट, आपको ये जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ से पता लगा होगा कि हाँ, हम सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को सिनोनिमसली यूज जरूर करते हैं, बट सिनगैमी क्या होता है, आपका एक्चुअल एक्ट, जहाँ पर एक्चुअली आपके मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन वाली जो चीज़ है उसे तो हम बोलते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी के लिए जो सारे इवेंट्स जो इंक्लूड हैं जिसकी वजह से सिनगैमी हो रहा है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर ये आप सबको पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मैंने शुरुआत में ही आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन एक कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ स्पैन क्या है मैंने आपके सबके साथ डिस्कस किया है। एवरी ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन दिस अर्थ एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे ऑल आर इमोरल, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
तो अगर ऐसा हो, मान लीजिए कोई भी एक XYZ एक स्पीशीज, सपोज कीजिए स्पीशीज A, मतलब कोई भी एक स्पीशीज है A, नाम मैंने उसे दे दिया। मान लीजिए 10,000 इंडिविजुअल्स जो हैं अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं इस स्पीशीज के। अगर रिप्रोडक्शन वाला इवेंट ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी इनकी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी है, उसके बाद ये स्पीशीज खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना, सारे ऑर्गेनिजम्स इसके डेथ, जब इनकी सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर ऐसा ही होता तो एक एक करके सारी स्पीशीज जो है, मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती। तो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्पीशीज को एग्जिस्ट करने में मदद होती है उससे, मतलब उनका वंश जो है ये चलता रहता है। एक ऑर्गेनिज्म रिप्लेस कर देते हैं वो अपने पेरेंट्स को उनकी डेथ के बाद, ठीक है। तो वही चीज़ ये है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आपके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जो डिप्लॉयड जायगोट बनेगा, इट इज अ वाइटल लिंक विच एंश्योर, मतलब इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये, अगर सिनगैमी ना हो, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डजंट अकर, यानी कि अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो तो क्या होगा, सिनगैमी नहीं हुई तो क्या होगा, बताओ। एनीबडी फ्रॉम द क्लास कैन टेल मी द आंसर। शुरुआत में एक चीज बोली थी ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शुरू किया था, यूनिपैरेंट, इट इज मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यूनिपैरेंटल ही होता है, सिर्फ एक ही पार्टनर इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, ठीक है, दो पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन नॉर्मली अगर आप सोचते होंगे, नॉर्मल एक स्टूडेंट जिसने बहुत डिटेल अभी नहीं पढ़ी हो, तो वो यही सोचेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के, वन इज द मेल एंड अनदर इज अ फीमेल पार्टनर। बट मैंने वहाँ पर एक टर्म यूज किया था, मोस्टली बाय पैरेंटल है। मोस्टली का मतलब अधिकतर बाय पैरेंटल होता है जिसमें दो पार्टनर अपोजिट सेक्स के इन्वॉल्व होते हैं। मैंने मोस्टली क्यों यूज किया, ऑलवेज क्यों नहीं यूज किया जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया था, इसलिए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, हाँ अधिकतर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन इट मे बी यूनिपैरेंटल ऑल्सो। तो यूनिपैरेंटल होगा तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा लेकिन मीटिंग नहीं होगी। तो व्हाट वुड हैपन इफ द सिनगैमी डज नॉट अकर। अब हिंट दे दिया इतना, कोई मुझे बता सकता है क्लास में से? अगर सिनगैमी नहीं होगी तो क्या होगा, किस तरीके से होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मोबाइल में ध्यान है, बताओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्या हो सकता है? हनी बी के अंदर क्या होता है, मैंने डिस्कस किया एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप लोगों के साथ। अच्छा शुरुआत बताओ चैप्टर की, जब पहले दिन मैंने क्लास लेनी शुरू की थी, थोड़ा बहुत तो अंदर की डिटेल नहीं याद हो तो हेडिंग तो याद रख के आया करो। हाँ क्या क्या बताया था, कुछ चीज़ मिस है? आज लास्ट लेक्चर है अपने थ्योरी का, आप भी बता दो। अब तो इतना क्या क्या बताया था, क्या क्या मैं इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने पढ़ाया था वो डिस्कस हो चुका, ठीक है। व्हाट वाज द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, वो मैं डिस्कस कर चुकी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पार्थेनोजेनेसिस, एक टर्म मैंने यूज़ किया था कि ये भी अपन डिस्कस करेंगे। आज लास्ट लेक्चर है, पार्थेनोजेनेसिस अभी तक आया नहीं। हनी बी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा था, अब तो आंसर मिला। क्या होता है फिर? बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्या होता है उनके अंदर? उनके अंदर ये होता है, जो फीमेल गैमेट जो होता है, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आपका मेल गैमेट, ठीक है, प्लस यानी कि फ्यूज होंगे ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये आपस में फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा ही होता है। फिर ये जायगोट जो है ये धीरे आपके ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होंगे और ऐसे ही दे कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच शो स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उस स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो आपका फीमेल गैमेट है ना, इसे डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म, फीमेल गैमेट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस फीमेल गैमेट को
मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं है कि वो मेल गैमेट आके इसे फर्टिलाइज करे, फिर जाइगोट बने, फिर उससे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। फीमेल गैमेट जो है ये डायरेक्टली आपके इट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं, इस तरीके के स्पेशल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, डेफिनेट सी बात है, उससे डायरेक्टली ही आपके हैप्लॉइड वो बनेगा, इसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड और द जनरेटिव पार्थेनोजेनेसिस। अब आपको अगर ध्यान हो, मैंने एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस किया है, पार्थेनोजेनेसिस जो है ना, मैंने बताया कि फीमेल गैमेट डायरेक्टली जो है आपके न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता इसमें, इसको ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए पार्थेनोजेनेसिस के अंदर मेल गैमेट के से फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो हैं उनके अंदर नेचुरली ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हनी बी, नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अगर इसको थोड़ी बहुत चीज़ में भी आप अटक रहे हो, इसकी डिटेल की इंफॉर्मेशन इतनी नहीं हो, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पार्थेनोजेनेसिस मैंने आपके साथ बकायदा बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। हनी बी के अंदर वो आया था, हनी बी उसका एग्जाम्पल था, तो आप वो वाला लेक्चर खोलिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में इस चैप्टर के अंदर मैं जस्ट लिंक्स बताऊंगी आपको, बहुत डिटेल, ज़्यादा डिटेल, हर एक पर्टिकुलर चीज़ की डिटेल, एक अलग अलग चैप्टर में मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इसको करने बैठूंगी तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा ये चैप्टर। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है, मैं सिर्फ उतनी ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाऊंगी, बट उतना सफिशिएंट नहीं है आपको एग्जाम फाइट करने के लिए। तो उसके लिए जितना डेप्थ में जाना है वो मैं पर्टिकुलर अलग चैप्टर के अंदर गई हूँ, तो आप वो वाला लिंक खोलिएगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस का डिटेल एनिमल हस्बेंड्री में मिलेगा आपको, मैंने वहाँ पर आपका ये लेक्चर लिया है। मैं भी जितना एनसीईआरटी के अंदर है मैं उतना ही इसके अंदर जाऊंगी, और मैं सब मान के चलती हूँ पार्थेनोजेनेसिस एनिमल हस्बेंड्री अपन पूरा पढ़ चुके हैं, तो मैंने पढ़ा दिया, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने भी पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको आता है सारा कुछ। तो हाँ, मैंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरली ये चीज़ प्रेजेंट होती है, और पार्थेनोजेनेसिस जो है 3 टाइप के हैं, ठीक है। व्हाट वर दे? एरेनोटॉकी, एंड एम्फीटॉकी। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस जो है ये इस 3 टाइप के हैं। इसमें जो है पहला वाला एरेनोटॉकी, इन दिस टाइप ओनली मेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि इसमें पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स बनेंगे। जो दूसरी वैरायटी है इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ फीमेल्स बनेंगी, और इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस से किसी भी सेक्स का ऑर्गेनिज्म, मेल या फीमेल, कुछ भी बन सकता है। ये है इसकी 3 वैरायटी, समझ में आया। सबसे पहला तो अगर सिंगैमी नहीं होता है तो क्या होता है, तो होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्दर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है इट डेवलप डायरेक्टली इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ये फीमेल गैमेट ही डायरेक्टली आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है। देयर इज नो नीड टू दिस फीमेल गैमेट टू फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट, मतलब इस फीमेल गैमेट को ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए मेल गैमेट से फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली फीमेल गैमेट आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और ये प्रोसेस कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हनी बी इट इज प्रेजेंट नेचुरली। एंड टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की बात की तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एरेनोटॉकी, थैलीटॉकी एंड एम्फीटॉकी। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस भी था, अगर आपको ध्यान हो तो उसके भी फर्दर सब टाइप्स थे, लेकिन उसका डिटेल मैं इस क्लास में नहीं लूँगी। लास्ट थ्योरी है ये, मैं आपको ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को इन 3, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह के पार्थेनोजेनेसिस के अंदर आपके सिर्फ आपके से मतलब ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस इन दिस टाइप ऑफ
natural parthenogenesis. In this type only females are produced by parthenogenesis. In this type इसमें जो पार्थेनोजेनेटिक एग है उससे आपके किसी भी सेक्स का ऑर्गेनिज्म मेल या फीमेल एफिड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है वो बन सकता है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए, एक तो ये हो गया कि अगर सिंगैमी नहीं हुआ तो क्या हुआ। फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड एक चीज़ और है, आपने सुना होगा ये चीज़। फर्टिलाइजेशन भी एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है इससे? वैसे पढ़ चुके हैं ये भी, हिंट पूरी होनी। इंटरनल नाम से ही पता लग रहा है अंदर। फर्टिलाइजेशन में होगा वही फाइनली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। अगर ये प्रोसेस इंटरनल यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, तो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज़ मैंने आपको, चलो पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ फिर। फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो तो इट इज़ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल नाम से पता लग रहा है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर। अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक लाइन ये है, अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैटिंग जिसे बोलते हैं, दैट इज द कॉपुलेशन, इट इज मस्ट। बिना कॉपुलेशन के, बिना मेल और फीमेल पार्टनर के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होने के बिना इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस केस में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इस केस में मेल और फीमेल पार्टनर, जो मेल और फीमेल पेरेंट हैं, इनका डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको ध्यान होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब शुरू किया था तब एक चीज बोली थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये जो ऑर्गेनिजम्स, जो नए ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पेरेंट का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना ही जरूरी हो। बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि मोस्टली जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेस के अंदर ऐसा होता है। ये देखिए वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैटिंग होना जरूरी नहीं है। कुछ केस ऐसे हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तो भी मैटिंग होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लेकिन मैटिंग यानी कि कॉपुलेशन यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। कैसा होता है, जैसे कि फिशेस की बात करें, कुछ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, वो अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों वाटर में रिलीज हो गए, स्पर्म जो है वो स्विम करके एग तक पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? पानी के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि और है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स का फ्यूजन इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, यानी कि है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होते हुए पानी के अंदर हुआ है। ये चीज समझ में आई? अब मैंने बोला अब पानी के अंदर हो रहा है क्योंकि मेल ने अपना स्पर्म रिलीज कर दिया वाटर के अंदर, फीमेल ने एग्स को रिलीज कर दिया वाटर के अंदर, तो स्पर्म स्विम करके एग तक जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर फर्दर ऑर्गेनिज्म डेवलप, वो जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस केस के अंदर मेल और फीमेल पेरेंट जो है वो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आए, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मैटिंग जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस जैसे कि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर मैटिंग होती है। तो ये भी नहीं कह सकते आप कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। फ्रॉग एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है लेकिन फिर भी मैटिंग होती है दोनों पेरेंट्स के अंदर। ठीक है, मेल पार्टनर जो है फीमेल के बैक पोर्शन पे क्लिंग करता है काफी घंटों तक, जब तक वो फीमेल जो है एग को रिलीज नहीं कर देती है। तो होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही, बट देयर इज मेटिंग ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इन दोनों टर्म्स का मतलब भी आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए मैटिंग या कॉपुलेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है। फ्यूजन के लिए क्या चाहिए? फीमेल गैमेट मेल गैमेट पास में आए, तो उसके लिए कॉपुलेशन जरूरी है। ठीक है,
यहां तक की सारी चीजें समझ में आई? इन दोनों टर्म से क्या मतलब है? ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के जो फॉलोइंग टाइप्स हैं इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा तो आप सब बोलते जाएंगे और मैं सिर्फ लिखती जाऊंगी। ठीक है, कुछ नया तो पढ़ाया नहीं है मैंने, इसके अंदर सारी चीजें आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, जस्ट टू ब्रश अप योर नॉलेज। क्लियर? चलो देख लो जब तक। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए। अभी जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उस सबको अब अपन नोट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in the process of sexual reproduction the most important step in the process of sexual reproduction, it is the fusion of male and female gamete. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, वैसे तो ऑल्दो द टर्म fertilization and syngamy, they used synonymously, मतलब एज अ सिनोनिमी यूज किया जाता है मोस्टली इस टर्म को। दे आर यूज्ड सिनोनिमसली, बट एक्चुअली है क्या, लिख लीजिए, बट द एक्चुअल एक्ट of fusion, but the actual act of the fusion of the male and the female gamete, but the actual act of the fusion of gamete, it is known as syngamy. इसे तो हम कहते हैं syngamy। और जो पूरा इवेंट है एंड all the events that result in syngamy it include in, and all the events that result in syngamy include in fertilization। ये सारा कुछ आता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली होगा क्या इस फर्टिलाइजेशन से, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फाइनल जो रिजल्ट होगा आपके एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फाइनली क्या होता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अ डिप्लॉयड जाइगोट is formed that ensure the, as I told you, that ensure the continuity of species, continuity of species of organism from one generation to next generation, from one generation to next generation। क्लियर? ये तो सिंपल मैंने आपके साथ इसके टर्म की बात की। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जो क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट वुड हैपन
इफ सिनगैमी डजंट अकर, अगर सिनगैमी नहीं हुई तो क्या होगा? तो as I told you, there are some special type of the reproduction in some organism in which what happen, female gamete, it develop directly into a new individual without the fusion of the gamete. मतलब मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बिना ही फीमेल गैमेट डायरेक्टली आपके एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है, और इस तरीके के स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो लिखिए, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स which show special type of sexual reproduction. There are some organism which shows special type of sexual reproduction. उसमें क्या होगा? In which जो फीमेल गैमेट है, in which female gamete, ये जो है it develop directly into new individual without fusion of gamete. मतलब बिना गैमेट के फ्यूजन से ही फीमेल गैमेट को विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट लिख लो। मतलब मेल गैमेट से फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसे एक नए इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, डायरेक्टली हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉन एज, इसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इट इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स नेचुरली, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हनी बी। ठीक है, इन सम ऑर्गेनिज्म it is present naturally. For example, in case of honey bee, वास्प के अंदर भी ये नेचुरली ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको हैप्लॉइड और जनरेटिव पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया था। तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो आपके हैप्लॉइड एग से बना है, ठीक है, जो एम्ब्रियो हैप्लॉइड एग से बनेगा वो डेफिनेट सी बात है हैप्लॉइड ही होगा, तो इसे बोलेंगे हैप्लॉइड और द जनरेटिव पार्थेनोजेनेसिस। लिखो, द एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम हैप्लॉइड एग are haploid unfertilized egg, ये लिख लो। इसको बोला जाता है known as haploid और generative parthenogenesis। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को किन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो इसे। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस।
कुछ ऑर्गेन, जैसे कि अभी आपको इस चैप्टर में, मतलब एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर इतना डिटेल नहीं है, पर मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा। अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में ही डिस्कस कर रही हूँ मैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो प्रोसेस है ना पार्थेनोजेनेसिस वाला, ये नेचुरली उनके अंदर प्रेजेंट होता है, वो तो हो गया नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। कुछ के अंदर हम इंड्यूस करते हैं इस तरीके के रिप्रोडक्शन को, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। वो मैं आपके साथ एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हम लोग इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पर फोकस करेंगे। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, डिटेल पढ़ने के लिए एनिमल हस्बेंड्री पे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जाके देख लेना, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस पूरा टॉपिक वहाँ पे डिटेल में मिलेगा। इसमें जितना एनसीईआरटी में है, जितना इस चैप्टर के अंदर इंडिविजुअल है, क्योंकि सारी चीज़ें डबल पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, तो सिर्फ अपन इसमें एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस के अंदर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला तो है इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ओनली मेल आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसमें पार्थेनोजेनेसिस से सिर्फ मेल्स का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन दिस टाइप ओनली मेल्स, मेल कैंडिडेट का ही फॉर्मेशन होगा, फीमेल्स नहीं बनते, ठीक है। इन दिस टाइप ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। ध्यान है हनी बी के अंदर कुछ जो ड्रोन जो थे वो तो पार्थेनोजेनेसिस फीमेल फर्टिलाइजेशन से ही बनती थी, ध्यान है, नहीं ध्यान तो एनिमल हस्बेंड्री खोलना, ठीक है। तो इन दिस टाइप ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हनी बी के बारे में वहां पर अपन ने। इसके एग्जाम्पल लिख लो यहीं पर, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो वही हनी बी, क्यून जो थी, फीमेल्स जो भी थी वो सब फर्टिलाइजेशन से बनती थी, मेल्स आपके इस तरीके से पार्थेनोजेनेसिस से बनते थे। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, वास्प, और एक टर्की एक बर्ड है, उसके अंदर इट इज़ अ बर्ड, ब्रैकेट में लिख भी लो, इसके अंदर एरेनोटॉकी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इट इज, जो दूसरा कैटेगरी है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप, इसमें मेल्स बनते थे, इसमें सिर्फ फीमेल्स बनेंगी। इन दिस टाइप ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। लेसार्टा सेक्सिकोला अमेरिका, इसके अंदर इस तरीके का रिप्रोडक्शन जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दिस टाइप मोस्टली एग्जाम्पल से जो क्वेश्चन बनता है ना, हनी बी से बनता है पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। 90%, 95% चांसेस यही होते हैं 100% में से कि जो पार्थेनोजेनेसिस के जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं 95% केसेस के अंदर हनी बी का पूछा जाता है। तो हनी बी का एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट इसका, और वैसे भी हनी बी तो बहुत डिटेल में अपन पढ़ते ही हैं, तो इसलिए एटलीस्ट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस टाइप ओनली फीमेल्स are produced by parthenogenesis. और जो तीसरा है इसके अंदर इट इज द एम्फीटॉकी। एफिड्स के अंदर ये देखने को मिलता है, एम्फीटॉकी, मेल भी बन गया फीमेल भी बन गया। तो इस तरीके के अंदर ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी सेक्स, मेल भी फीमेल भी, किसी भी सेक्स का ऑर्गेनिज्म जो है ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। इन दिस टाइप
ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी सेक्स, मेल भी बन सकता है, मेल और फीमेल, डेवलप्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके अंदर ऐसा होता है। Clear? It is all about the types of parthenogenesis. Next मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में मैं आपके साथ, ये लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? चलो, नेक्स्ट आप सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द एक्सटर्नल and internal fertilization. As I told you, फर्टिलाइजेशन जो है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन जो है, इट मे बी इंटरनल एंड इट मे बी एक्सटर्नल ऑल्सो, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैंने तो यहाँ पे तो अपन सारे इतना डिटेल, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब मैंने डिस्कस किया था तो वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था कि इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टेराइल तो यानी कि वो जो इंडिविजुअल जो है वो किसी भी तरीके से थ्रू आउट द लाइफ अपनी ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर ही नहीं सकता है। इनफर्टिलिटी कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़, चाहे वो उसके मेल पार्टनर में हो चाहे फीमेल पार्टनर में हो, जिस वजह से वो अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो कर ही नहीं सकते, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उनका, उसके बाद वो अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अपन ने डिस्कस की थी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस क्या है, कैसे होता है, तो कुछ के अंदर तो ये होता था कि गिफ्ट, जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ध्यान आ रहा है कुछ? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर गिफ्ट टेक्नोलॉजी, जिफ्ट क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो कुछ में ऐसा हुआ करता था ना कि प्रॉब्लम इतनी थी उस पार्टनर, उस कपल के अंदर, कभी कभी ऐसा होता था कि फीमेल जो है अपने ओवम को प्रोड्यूस ही नहीं करती है, ओवा रिलीज ही नहीं हो रहा, बाकी सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हैं। अगर ओवा जनरेट होता तो उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, जायगोट को डेवलप करने के लिए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए एकदम सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ ओवम का जनरेशन नहीं हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है किसी भी डोनर से। ठीक है, हम लोग ओवम को लेके फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वही नेचुरल प्रोसेस होगा, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन होगा और वो पूरा प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी। कुछ कपल्स, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फीमेल से, डोनर से, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जैसा होता है, फीमेल्स डोनर से, चाहे वो मदर या फिर कोई दूसरा डोनर हो सकता है, मेल में भी फादर का भी ले सकते हैं या फिर किसी दूसरे डोनर का ले सकते हैं। स्पर्म लेंगे मेल पार्टनर से, फीमेल डोनर से अपन ओवम को लेंगे, बाहर लैबोरेटरी लैब कंडीशन के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन होता है। अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज क्या करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज कहाँ ट्रांसफर करते हैं, अप टू द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तो अपन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज अपन लोग उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। खैर ये सारी चीज़ें मैं डिटेल नहीं जाऊँगी, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। पर वहाँ पर ये था ना, तो मतलब जो मेल डोनर था उससे स्पर्म ले लिया, फीमेल डोनर से ओवम ले लिया, बाहर बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर लैब कंडीशंस के अंदर हम उसको फर्टिलाइज कराते हैं। अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक जब वो पहुंच जाता है तो उसे सरोगेट मदर पता है आपको क्या होता है? सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, या फिर उसकी जो नेचुरल मदर है, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर जो है उसकी, उसके अंदर हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं। इस केस में क्या हुआ, नॉर्मली जो होता है तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर उस कपल में प्रॉब्लम थी तो हमने फर्टिलाइजेशन कहाँ कराया, एक्सटर्नल, फिर उसको अंदर
जो है फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। यहाँ पर मैं सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फर्टिलाइजेशन जो है ये इंटरनल, ये वैसे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल चीज है। नेचुरली तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, उस चीज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे अंदर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेचुरली ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। यहाँ मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरल भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। ये रिवाइज हुआ क्या या फिर बिल्कुल ही चील कौवे ऊपर से उड़ गए, कुछ समझ में ही नहीं आया? गिफ्ट टेक्नोलॉजी, जिफ्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ये सब क्या है? पढ़ाया था ना ये मेडिकल एड्स फॉर ट्रीटिंग द इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, किस तरीके से उसके साथ डील करा जा सकता है। स्टेरिलिटी का कोई इलाज नहीं है। स्टेरिलिटी मतलब इसलिए बताया था, स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी तो डिफरेंट टर्म है। इनफर्टिलिटी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, बट उस कपल जो उस वजह से वो कपल जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस, स्टेरिलिटी वाले केस में वो ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पर एक चीज, ये मैंने जितनी राम कहानी गाई ना, इससे ये मत सोच लेना कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेचुरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लमैटिक चीज है जिस वजह से उस कपल अपने बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमारे वो जो प्रॉब्लम है उसको पिन पॉइंट करके हम उस चीज का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नेचुरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि मोस्टली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारी बोनी फिशेज ऐसी हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है। फ्रॉग, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, नेचुरली प्रेजेंट है, वो आर्टिफिशियली नहीं है। ठीक है, तो लिखिए next point, fertilization, yeah, that is the fusion of the male and female gamete. Fertilization, it may be internal or external. चलो ये तो समझ में आ गया। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी समझ में हमें टर्म क्लियर है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, कुछ बच्चों को जरूरत महसूस होती है तो लिख लेना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है ये बॉडी के, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट, इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, पहले एक्सटर्नल का लिख लो। चलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मैटिंग या फिर बोलिए जो पेरेंट्स हैं उनके डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती है, मतलब उसके बिना भी काम चल जाएगा। पर इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैटिंग इज मस्ट। ठीक है, तो लिख लीजिए फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन mating is not necessary. Fertilization can take place without making direct physical contact क्या लिखा, फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस विदाउट मेकिंग डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पेरेंट्स। जैसे कि किसके अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करते हैं,
they release their gametes into water. वाटर के अंदर उन्होंने गैमेट्स को रिलीज कर दिया, तो अब क्या होगा, जो स्पर्म है इट स्विम टू रीच एग. ठीक है, पानी के अंदर मोस्ट ऑफ द मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि बोनी फिशेस जो होती हैं, ये क्या करती है, पानी के अंदर मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर अपने अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं. तो स्पर्म और एग अभी वाटर के अंदर अवेलेबल है. फिर ये जो स्पर्म है ये स्विम करके एग तक पहुंच के फर्टिलाइज कर देते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर पानी में हो रहा है, तो इट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें दोनों पेरेंट को डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, ये तो हुआ आपके, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मैटिंग होगी ही नहीं. देखो इन फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. फ्रॉग के अंदर नेचुरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद दे मेक द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दे मेक द डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. मेल पार्टनर क्लिंग्स ऑन द फीमेल बैक फॉर आवर्स until it release egg. ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, although it make direct physical contact, या फिर लिख लो although it perform mating. पीछे वाले स्टूडेंट्स बैक बेंचर्स दिख रहा है ना, लिख दूं यहां पर, विजन आ रहा है. इट परफॉर्म मेटिंग, इसके बावजूद ये मेटिंग को शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं वो पॉइंट यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस केस मेटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं. इन दिस केस इन इट जो मेल है इसका, मेल इट क्लिंग्स ऑन female back for hours until she release egg. ठीक है, तो इस चीज से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है. फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में डील किया, जिससे ये पता लगा कि इसमें जरूरी नहीं है, मैटिंग इज नॉट नेसेसरी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि होगी ही नहीं. जैसे कि मोस्ट ऑफ द मरीन इन्वर्टिब्रेट्स इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन इन केस ऑफ फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बावजूद मैटिंग भी हो रही है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं ये. ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर है तो मेटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो मैटिंग इज मस्ट. क्यों, क्योंकि मैटिंग तो ज़रूरी है ना, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने के लिए वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाना उनका ज़रूरी है. ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप खुद ही यहाँ पर लिख लेना, मैं वहीं लिख देती हूँ, चलो छोटा सा ही तो है, यहाँ बीच में लिख देती हूँ. बट इन केस ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए मेटिंग जो है इट इज नेसेसरी, इसके बिना नहीं हो सकता. दोनों पेरेंट को फिजिकल कांटेक्ट बनाना ही पड़ेगा. क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस. इट विल एंड अप with a second event which involved in the sexual reproduction, that is the fertilization or the syngamy, which is the most important event during the sexual reproduction cycle. Last event जो है, पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, गैमेट्स बन चुके थे. सेकेंड इवेंट दैट इज द फर्टिलाइजेशन, ये जो गैमेट्स बने हैं ये दोनों फ्यूज भी हो चुके हैं. तीसरा इवेंट दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि अब इन गैमेट के फ्यूज होने के बाद क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. इट इज द लास्ट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. उसके पहले आप यहां तक की सारी चीजें नोट आउट कर लें. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये तो अपना हो गया
फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी वाला इवेंट पूरा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट विच इज द लास्ट इवेंट विच इज इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ जस्ट इसके पहले कि आपके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट. ठीक है. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो चीज़ इंक्लूड होती है, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इट इंक्लूड एम्ब्रियोजेनेसिस. ये जो जाइगोट है, ठीक है, यह जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये आपके एम्ब्रियो के अंदर फॉर्म होगा. इट इज नॉट अस एम्ब्रियोजेनेसिस. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या इंक्लूड होगा ये लिख लो. इट इंक्लूड्स एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है. क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, ये देखो हेडिंग डाल लीजिए, एम्ब्रियो आपके अभी जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन हुआ उससे जो डिप्लॉयड जाइगोट बना था, उस जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट, इट इज नॉन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है. लिख लो व्हाट यू मीन बाय एम्ब्रियोजेनेसिस. इट इज द जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट. तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होगा, आपके डिप्लॉयड जाइगोट से. दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट सॉरी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो from diploid zygote is known as embryogenesis. ठीक है. इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. अब ये जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इसके अंदर सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. क्या क्या इन्वॉल्व है लिख लीजिए. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. इट इंक्लूड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट is a complex process which include एक तो है cell division and the second thing is the cell differentiation. ठीक है. अब सुनो, अपन ने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था ना. आपके जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है, इस बेसिस पर भी पहले सुन लो. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं क्योंकि एज आई टोल्ड यू अभी इतने आप डेवलप या तो लिखने में ही कंसंट्रेशन रहता है पूरा या फिर सुनने में ही रहता है. और मोस्टली लिखते हो तो लिखने में ही रहता है, इतनी चीज़ें आप इतने अच्छे से कैचअप नहीं कर पाते हो. तो इसलिए पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद मैं सारा कुछ स्पून फीड कराने वाली हूँ, सब कुछ लिखवाऊंगी तो आपको आराम से टाइम मिलेगा. वैसे भी जो स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी. ठीक है, बाबा आदम के ज़माने के नहीं है हम लोग, तो फिर भी इतना टेक्नोलॉजी उस टाइम हम लोग इतना चलन में ही नहीं था ये वीडियो लेक्चर्स वाला सिस्टम. आप लोग के टाइम पर तो, हम लोग के टाइम पर तो बहुत जैसे
कुछ स्टूडेंट्स कितना बेनिफिट है। अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने के उठ के हैं, ज़्यादा नहीं है, 09 का बैच है मेरा भी, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम लोग के टाइम पर वीडियो लेक्चर्स जैसे कुछ होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स अपन लेक्चर लेते हैं, आपको रिवाइज करना है, लेक्चर लेते हैं तो आपको जैसे कभी जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दोबारा टॉपिक पढ़ना है, तो आपके पास इतना अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप उस लेक्चर को दोबारा से इस क्लास में लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से कैचअप कर पाते हो ना आप। और आपने एक बार पढ़ लिया रिवाइज में, अगर आप दोबारा वो लेक्चर मिल जाए तो कितनी अच्छी चीज़ है। हमारे टाइम पे पॉसिबल नहीं था, टीचर के पास इतना टाइम तो होता नहीं था कि हमारे को जब इच्छा हो रही है रिवीजन की तो वापस से आपको लेक्चर देगा। आपके पास अच्छी फैसिलिटी है वीडियो लेक्चर की, जब इच्छा की आपने वो प्ले कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको यूटिलाइज करो तो बात है। सोर्सेस बहुत है लेकिन इट डिपेंड्स कि मुझे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। अब आप यूटिलाइज नहीं करते तो बात अलग है। हमारे टाइम पे तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, होती तो बहुत अच्छी चीज़ होती। मैंने आपको बताया कि मैं आपको शुरुआत में जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है तो एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जो है जाइगोट का, ये बॉडी के अंदर हो रहा है या फिर बॉडी के बाहर हो रहा है ऑर्गेनिज्म के। इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया, दैट इज द ओविपारस एनिमल एंड द विविपारस एनिमल। ओविपारस एनिमल तो जो अंडे देंगे, विच ले एग्स, जैसे कि रेप्टाइल्स मतलब बर्ड्स के अंदर है, आपके फिशेस, फ्रॉग्स, लिजार्ड, ये सब ओविपारस एनिमल्स हैं, ठीक है। ये अपने अंडे को मतलब ओविपारस एनिमल विच ले एग्स, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ते आए होंगे। और इसमें जो एम्ब्रियो है जो बनेगा ओविपारस एनिमल से, वो अपने फूड को कहाँ से लेता है, जो एग के अंदर जो यॉक प्रेजेंट होता है वहाँ से फूड नरिशमेंट को ये एम्ब्रियो लेता है। दूसरी कैटेगरी इट इज़ द विविपारस एनिमल। विविपारस एनिमल के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी यूट्रस के अंदर ही होता है, उसे बोलते हैं विविपारस एनिमल। विविपारस एनिमल के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेगा, प्लेसेंटा के थ्रू, मदर का जो ब्लड होता है वहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू अपने नरिशमेंट को लेता है, ठीक है। तो ये तो दो वो हो गए। लेकिन ओविपारस एनिमल्स के अंदर कुछ ओविपारस एनिमल्स ऐसे हैं जिनका वो जो एग जो देते हैं, उनका जो एग है, ये डिटेल इसका डिस्कशन मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ एग डिस्कस किए थे, उसके अंदर मिलेगा, यहाँ पर सुन लो। कुछ ओविपारस एनिमल्स के जो एग्स होते हैं ना, दे आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्करस शील और बाय द लेदरी कोट, इससे कवर्ड होते हैं। हार्ड कैल्करस शेल आपको मैं बताती हूँ, एनिमल हस्बेंड्री में मैंने जब टाइप्स ऑफ एग्स डिस्कस किए थे तो वहाँ बताया था हार्ड कैल्करस शेल से जो ओविपारस एनिमल्स जो होते हैं जो अपने अंडे देते हैं, उनके अंदर जो ये हार्ड कैल्करस शेल से जो कवर्ड होते हैं ये एग, एक्चुअली इट इज़ एन अडेप्टेशन फॉर द टेरेस्टेरियल हैबिटेट। क्यों? क्योंकि टेरेस्टेरियल हैबिटेट में जो भी ओविपारस एनिमल है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा होता है, वो अंडे देते हैं ज़मीन पर, तो उनके ब्रेकेज के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उनके जो एग्स जो है वो हार्ड कैल्करस शेल से कवर्ड अप होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अपने अंडों को पानी में दे रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेकेज के चांसेस कम है, तो उनके अंदर नहीं होते। आपको ध्यान होगा मैंने डिस्कस किया था जब मैंने टाइप्स ऑफ एग डिस्कस किया था, तो उसके अंदर एक यही था ऑन द बेसिस ऑफ द कवरिंग और द कोट, आपके दो टाइप के थे, उसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। तो यहाँ पर बस ये देख लेना कि कुछ ओविपारस एनिमल ऐसे भी है जिनका एग जो है ये हार्ड कैल्करस शेल या फिर लेदरी कोट से कवर्ड होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। विविपारस एनिमल के बारे में बता दिया, ओविपारस एनिमल के बारे में बता दिया। और ये जो हार्ड कैल्करस शेल वाला है, इनका कुछ पर्टिकुलर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना कि अंडे दिए, अंडे देने के बाद उसे कुछ टाइम इंक्यूबेट करते हैं वो लोग, उसके पर्टिकुलर कुछ टाइम बाद वो हैच्ड आउट हो जाते हैं उससे ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अंडा फोड़ के वो जो उसका जो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाता है। आपको ध्यान होगा कोयल और कौवे वाला, कुकू का मैंने एग्जांपल आपको कौन से चैप्टर में डिस्कस किया था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद डाइवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है आपको कि कुकू क्या करती है, बहुत शातिर बर्ड है ये, मेहनत नहीं करती, अंडे देती है, जो कौवे का अंडे होते हैं ना वहाँ पर जाके उनके नेस्ट में ही अंडे को दे देती है। इनके अंडे देखने में सेम लगते हैं, वो पूरे टाइम मेहनत करता है, उसको हैचिंग वगैरह सब कुछ वो करता है, ठीक है, इंक्यूबेट करता है, पूरा हैचिंग करता है। फैलाने के बाद जब वो ऑर्गेनिज्म उसमें से हैच आउट हो जाता है तो फिर पता लगता है कि वो कुकू का एग है, फिर वो लेके जाता है, मतलब पूरी मेहनत किसी और से करवाती है। मैंने आपके साथ डाइवर्सिटी के अंदर शायद डाइवर्सिटी में पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था मुझे चैप्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक तरह की अडेप्टेशन थी वो, मैंने वहाँ पर आपके साथ ये वाला एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है,
ठीक है। तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए इंक्यूबेशन होता है, फिर हैच आउट होकर उस अंडे से ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है। मेनली आपको ये ध्यान रखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाती हूँ। नीट के अंदर, एम्स के अंदर, या फिर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अपन बात करें प्री मेडिकल लेवल पर, तो जो क्वेश्चन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हेडिंग से ही बन जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी सारे बच्चों को इस वर्ड से मतलब तो पता लग जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, डिप्लॉइड जाइगोट से होता है, ये सबको पता है। पहला क्वेश्चन जो प्री मेडिकल लेवल पर आता है इससे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इट इंक्लूड व्हाट, 4 ऑप्शंस दे देते हैं, तो इट इंक्लूड एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरी चीज अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ये बन सकता है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनता है, इस हेडिंग से ही। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पर कि इसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर है या बॉडी के बाहर है। ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, दैट इज द ओविपैरस एंड द विविपैरस। ओविपैरस विविपैरस से सिर्फ सिंपल सी चीज, ये हम ओविपैरस विविपैरस के बारे में सभी स्टूडेंट्स ये जानते होंगे, हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते आए। ओविपैरस एनिमल अंडे देते हैं, ठीक है, दे ले एग्स। विविपैरस एनिमल दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओविपैरस एनिमल में तो क्या होता है, यानी कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है बॉडी के बाहर हो रहा है, वो अंडों को दे रहे हैं, ठीक है। विविपैरस एनिमल में जाइगोट का जो डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर होता है, तो वो डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। ओविपैरस एनिमल्स जो है, जो अंडों को दे रहे हैं, तो उससे जो एम्ब्रियो जो है वो अपना खाना कहाँ से लेता है, उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, तो एग के अंदर जो यॉक प्रेजेंट होता है वहाँ से। विविपैरस एनिमल जिसमें जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी का अंदर हो रहा है, उसमें जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं प्लेसेंटा के थ्रू, जो मदर ब्लड है वहाँ से फूड नरिशमेंट जो है एम्ब्रियो को जाता है थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट। ओविपैरस एनिमल्स के बारे में ही एक पॉइंट ये याद रखना है कि कुछ अब जैसे ओविपैरस एनिमल्स के एग्जांपल लिजार्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, आपके फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द ओविपैरस एनिमल। कुछ ओविपैरस एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनके जो एग हैं दे आर कवर्ड बाय द हार्ड कैल्करस शेल और द लेदरी कोट। फिर इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वो इंक्यूबेट करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिज्म हैच्ड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ शार्क आर द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ओविपैरस एनिमल, लेकिन एक ध्यान रखना है बहुत सारी स्पीशीज, कौन सी है वो पर्टिकुलर स्पीशीज ये आपके कोर्स में नहीं है, बस इतना याद रखना, मेनी स्पीशीज ऑफ शार्क दे आर ओवोविविपैरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन से क्वेश्चन बनता है कि शार्क आर ओविपैरस, विविपैरस, ओवोविविपैरस, डिफरेंट टाइप के। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओविपैरस ऑप्शन में है, ओवोविविपैरस ऑप्शन में नहीं है, तो आप ओविपैरस पे टिक करेंगे क्योंकि शार्क ओविपैरस में आता है। ओविपैरस और ओवोविविपैरस दोनों ऑप्शन में है, तो ओवोविविपैरस पे टिक करेंगे। और अगर कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें ऑप्शन है कि बोथ फर्स्ट, मतलब बोथ ओविपैरस एंड ओवोविविपैरस, तो आप इन दोनों इस पर ऑप्शन पे टिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी मॉडिफाइड आवर आंसर। क्यों? क्योंकि पढ़ाते ये हैं कोर्स में, आप जितनी भी बुक्स देखोगे प्री मेडिकल लेवल पर, आपके सिलेबस के अंदर इतना मेंशन कर रखा है कि शार्क ओविपैरस के एग्जांपल में भी दे रखा है, ठीक है। शार्क की कुछ स्पीशीज, वो कौन सी स्पीशीज है स्पेसिफाई नहीं की है किसी भी बुक में, ठीक है, आपके लेवल पर नहीं है, वो सिर्फ इतना वर्ड लिख के छोड़ देते हैं कि शार्क के कुछ स्पीशीज ओवोविविपैरस भी हैं। तो अब अगर क्वेश्चन बनता है कि शार्क क्या है, ऑप्शन में ओविपैरस ऑप्शन है, विविपैरस ऑप्शन है और ओवोविविपैरस ऑप्शन में नहीं है, तो आप ओविपैरस पे टिक करेंगे। ऑप्शन में ओवोविविपैरस है तो आप ओवोविविपैरस टिक करेंगे, ओविपैरस नहीं है तो। अगर ऑप्शन ऐसा है कि ओविपैरस भी ऑप्शन में है, ओवोविविपैरस भी ऑप्शन में है, तो आप ओवोविविपैरस पे स्विच करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है तो ओवोविविपैरस को करेक्ट आंसर माना गया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाना चाहिए क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन इसमें फिर उस कंडीशन में अब आप ध्यान रख लेना, मैं क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में देते हैं तो ओवोविविपैरस को करेक्ट आंसर माना जाएगा। और अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है कि ओवोविपैरस और ओवोविविपैरस, और एक ऑप्शन आता है कि दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो आप उस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी?
यहाँ तक की सारी चीजें, ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से बनते हैं। समझ में आ गया? चलिए इतना लिख लेते हैं। कहाँ तक लिख दिया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इंक्लूड, या नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, डिपेंडिंग ऑन द basis of classification, development of zygote. Depending on development of zygote, depending upon the development of zygote, it take place either inside or outside the body of female, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, इसके बेसिस पर डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ zygote टेक प्लेस ईदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आप लिखो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक तो है आपके ओवीपैरस और एक है आपके वीवीपैरस। ठीक है, क्या है देखो, लिख लिया? हटा दूं इसे? लिखने में तो हम वैसे एक्सपर्ट हैं, आप लिख के खत्म नहीं करते, उसके पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ लिखने के लिए नोट्स ही बना रहे होते हैं आधे बच्चे तो सुबह की नींद उड़ाने के लिए। सुनने से कहीं तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे, सुनेंगे तो नींद आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा है तो बताओ क्लास में आराम से नोट्स तो आप किसी भी अपने बैचमेट का लेके ज़ेरॉक्स करा लो, वीडियो लेक्चर ले रहे हैं तो और ही कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो। क्लास सुनने के लिए आया करो, नोट्स बनाने के लिए तो नहीं आते। देखते हैं पीछे वाले बच्चे, हम लोग भी करते थे। खैर आप लोग के टाइम पे सुबह सुबह आप लोग की क्लास तो 8 बजे लग रही है, और वीडियो लेक्चर वालों को तो दिक्कत ही नहीं है, आराम से अपने पर्टिकुलर टाइम पे लेक्चर चला सकते हो। हम लोग के टाइम पे क्लास लगा करती थी 6:30 बजे, 6 बजे भी क्लास होती थी। जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते थे हम लोग के टाइम पे 6 बजे क्लास लगती थी, तो बड़ी मुश्किल होती थी उस टाइम जगने में। तो पानी की बोतल से ढक्कन से अपने आंखों में पानी डाल के काम चलाते थे। फैकल्टी देख लेती थी हमें बट वो कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करती, उन्हें पता था बच्चे को बेचारे को नींद आ रही है। तो हम लोग तो यही करते थे कि सुनना अवॉइड करके लिख लो, कम से कम एक काम तो हो क्लास के अंदर, ऐसा तो नहीं है। और एक इंसिडेंस बताती हूँ अपने क्लास का ही, ये ऐसे ही सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी नींद भगाने के लिए ना, रियल इंसिडेंस है। फ्रेंड का नाम भी चलो बता देती हूँ, सुनेगा तो मेरे को घर जाके गालियाँ पड़ेंगी। मेरी फ्रेंड थी एक, प्रीति। पहला लेक्चर लगा, उसकी नींद लग गई बीच में। ठीक है, पहला लेक्चर शायद बायो का था, सेकेंड लेक्चर फिजिक्स का था। उसकी नींद लगी फर्स्ट लेक्चर के मिड में, और जब नींद खुली ना तो दूसरी फैकल्टी आ चुकी थी, दूसरा लेक्चर शुरू हो चुका था। फैकल्टी ने उसे पकड़ लिया सोते हुए, पूछे बताओ क्या पढ़ा रहे हो। फिजिक्स की क्लास के अंदर उसने बायो का टॉपिक बताया था कि ये पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना आपके साथ? इतनी ज़बरदस्त, मतलब आधी नींदें पूरी कर लेते थे बच्चे वहाँ पर। लेकिन 6 बजे क्लास लगती थी हमारी, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही नींदें आ रही हो? नींदें आ रही तो बिल्कुल अलाउड है, पानी आंखों में छींटे मार सकते हैं आप क्लास में, हम बुरा नहीं मानेंगे, पर सोना मत। चलो वैसे भी ये टॉपिक तो बोरिंग नहीं है यार, और पढ़कर बैठे हो तो वैसे ही कुछ चीज़ें आती है तो हम ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं उस चीज़ को लेके। चलो सोना मत। और मैंने बोला कि लिखने से ज़्यादा ध्यान सुनने पे दिया करो। लिखने के लिए तो सब बुक्स में, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा होता है, नोट्स मिल जाते हैं। अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, ठीक है, फॉर्मेट अच्छा होता है, नोट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा बुक से ज़्यादा ईजी लैंग्वेज होता है, बट वो आप लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा टाइम देती भी हूँ। और लगता होगा जैसे जो क्लास ले रहे हैं बिल्कुल, जो वो वीडियो लेक्चर वालों को दिक्कत ही नहीं, पॉज का बटन दबाया, आराम से सारा लिख लिया। पर पहले सुना करो। मैं एसएलसी पर देखा है मैंने, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट लर्निंग सेंटर पे जाके हेडफोन्स लगाए उन्होंने, अपने नोटबुक खोल के, पेन खोल के, क्या पढ़ा रहा है उधर तो ध्यान नहीं, बस डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं। अरे क्या सेंस है लिखने का? पहले सुन लो कि क्या पढ़ा रहा है, समझ लो उस चीज़ को। लिखने के लिए आराम से पॉज का बटन दबाओ, पूरा फ्रेम जब इस पर आता है फिर आराम से आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। पर पहले सुना करो, क्योंकि है ही इतना, एक ही जगह पर आप अपना एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, या तो लिखने में या तो सुनने में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ में लैकिंग रहेगी,
और वो लैकिंग हमेशा समझने में रहती है, लिखने में नहीं रहती। लिखने में तो हम, जिसमें लड़कियां स्पेशली गर्ल्स, मैं भी कलर चॉक्स यूज़ करती हूँ, पर कलर चॉक्स यूज़ करने का एज आई टोल्ड यू सिर्फ एकमात्र मकसद सुंदरता बढ़ाना नहीं है इसकी। गर्ल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, मेरे अंदर इतनी नहीं है वैसे, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ अट्रैक्टिव है तो आपको पढ़ने का मन करेगा, ये एक मतलब सही चीज़ है, ये है। बट इसके अंदर कलर चॉक्स में कुछ स्पेसिफाई, जैसे कि अब जब जो बच्चे क्लास ध्यान से लेते हैं, जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है, जब अपन रिवाइज करते हैं ना, जो बोल्ड अक्षर में जो चीज़ें हैं डिफरेंट पेन से, अगर देखा जाए पढ़ लिया ना, तो रिवाइज करने के लिए सिर्फ ये वर्ड्स पढ़ के ही काम हो जाना चाहिए, इसलिए होता है ये। ठीक है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल रंग बिरंगी कॉपियाँ बना लेते हैं, एक वर्ड किसी और पेन से एक वर्ड, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर जो मेन चीज़ है ना, सिर्फ उन्हीं को बोल्ड करते हैं हम लोग, इसलिए। खुल गई अब तो नींद? खुल गई ना? चलो आ जाओ अब। ओविपारस वीविपारस का कंसेप्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओविपारस ऑर्गेनिजम्स। ओविपारस ऑर्गेनिजम्स तो वो दे ले एग्स, अंडे देते हैं, डेफिनेट सी बात है। तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, दे ले एग्स। फॉर एग्जाम्पल लिख भी लो, इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप लोग। शार्क, फिशेस, फ्रॉग्स, लिजार्ड, बर्ड्स। ठीक है, दे ले एग्स। और ये भी लिख लो, इसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ओविपारस एनिमल के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो, they obtain their food or the nourishment from yolk of the egg। एग का जो यॉक है वहां से अपने नरिशमेंट को लेते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ओविपारस के बारे में, फिर विविपारस के बारे में बताती हूँ। इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इसमें डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट लिख लेना ये वाली लाइन भी इसमें, इट टेक प्लेस अगर फीमेल बॉडी के अंदर ही हो, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर अगर आपके जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंदर हम डालेंगे विविपारस ऑर्गेनिजम्स को, विविपारस बोल देंगे उन्हें। ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इट टेक देयर नरिशमेंट from mother's blood through placenta। ठीक है, इस केस में विविपारस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा क्या है डिटेल हो चुका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से जो है नरिशमेंट लेते हैं। ये तो हो गया ओविपारस और विविपारस के अंदर। फिर मैंने आपको बताया ओविपारस के अंदर ही कुछ एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इनके एग के बारे में कुछ स्पेशलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की, विच वी आर गोइंग टू राइट। ये लिख लिया सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं? चलो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सम ओविपारस ऑर्गेनिजम्स, ब्रैकेट में लिख लो किसकी बात कर रही हूं मैं, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है। मैं डायरेक्टली पॉइंट लिख देती हूँ क्या होता है। जो एग्स होते हैं ना उनके, दे आर कवर्ड बाय हार्ड
कैल्करस शेल और लेदरी कोट इससे कवर्ड अप होते हैं, incubated for some time, इन एग्स को कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेट किया जाता है, दे आर इंक्यूबेटेड फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद हैचिंग हो जाती है, ठीक है, बाद में वहां से ऑर्गेनिज्म हैच्ड आउट हो जाते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है, और ये मैं आपको बता चुकी, ये मैंने आपके साथ एनिमल हस्बेंड्री में टाइप्स ऑफ एग डिस्कस किए, वहाँ डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पर एक चीज़ मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो एग्स के अंदर ये जो हार्ड कैल्करस शेल की जो कोटिंग है ना, एक्चुअली इट इज़ एन अडेप्टेशन फॉर द मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एक अडेप्टेशन है। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, अपने अंडे जो ज़मीन पर देंगे, तो उनके एग्स के अंदर हार्ड कैल्करस शील की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या, जब वो अंडे ज़मीन पर देंगे तो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो दिस इज एन अडेप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसका डिटेल डिस्कशन एनिमल हस्बेंड्री में टाइप्स ऑफ एग में मिलेगा, बट अभी आप यहाँ पर इतना ध्यान दे लो, ठीक है, कि कुछ के अंदर ये इश्यू थे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको स्टार मार्क कर लेना। दैट इज द सम स्पीशीज ऑफ शार्क, स्पेसिफाई नहीं की है, सिर्फ ये लिख लो, सम स्पीशीज ऑफ शार्क आर ओवोविविपारस। हो गया, इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। इट विल एंड अप आवर थ्योरी सेक्शन, यहाँ पर हो गया। इसका आज इसके पहले तक की क्लास की मैं एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है एनसीईआरटी, सारा कुछ यही मिलेगा, पर वो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो, मैं भी निकालती, फिर अपन अपनी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी के अंदर ऑन पेज नंबर 14 तक ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन मैं पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम लोग बात करें, एनसीईआरटी की एज इट इज लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ, आप लोग रिलेट करते जाना आज के लेक्चर से। देखिए जहाँ पर भी डिफरेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। नहीं, अपन ने फर्टिलाइजेशन भी तो नहीं डिस्कस किया ना। पेज नंबर 14 से स्टार्ट करना है हमें। तो द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट. The process called syngamy result in the formation of diploid zygote. The fertilization, it is often used for this process. The term syngamy and fertilization used through interchangeably. मैं आपको बता चुकी syngamy क्या है. It is the fusion of the male and the female gamete. And as I told you, it is the most important and it is the most vital event in the process of the sexual reproduction. वही line इसने दे रखी है. नेक्स्ट पॉइंट इसने डायरेक्टली स्विच कर रखा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द सिंगैमी डज नॉट अकर, एज आई टोल्ड यू अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, तो वही चीज इसके अंदर है. देखिए, हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि रोटिफर, ये एग्जाम्पल जो इसके अंदर दे रखा है रोटिफर्स, ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, हाईलाइट कर लेना है. एनसीईआरटी का एक वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है. हनी भी ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. एंड इन सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स टर्की अपन ने एम्फीटॉकी थैलेटॉकी के एग्जाम्पल्स में मैंने आपके साथ मतलब एग्जाम्पल में मैंने थैलेटॉकी के नहीं, आपके एरेनोटॉकी के एग्जाम्पल है ये, उसमें डिस्कस किया है. पर आप ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं जैसे कि रोटिफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स, ये हाईलाइट कर लेना, याद रखना. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. The female gamete develop to form a new organism without fertilization. This phenomena is known as the parthenogenesis, which I already discussed in our class. What do you mean by the parthenogenesis? There are some organism in which a special type of reproduction is present. What happened in this case? In this case, the female gamete, it developed directly into a new organism without the fusion of the male gamete. This process is known as the parthenogenesis. And then there are some organisms in which this parthenogenesis, it is present naturally. In some organism we induced it artificially, but in some organism it is present naturally. Here we discuss only about the natural parthenogenesis. In artificial parthenogenesis I already discussed with you guys in our animal husbandry.
टॉपिक। क्लियर? तो देखो नेक्स्ट इसके अंदर क्या दे रखा है, वेयर डज द सिंगामी अकर, सिंगामी जो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट, ये कहाँ होता है, डायरेक्टली इसने ये दे रखा है। तो इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी एंड फिशेस as well as amphibians, syngamy occur in the external medium, that is the water that is outside the body of the organism. This type of gametic fusion is known as the external fertilization. External fertilization के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि fertilization बॉडी के बाहर पानी के अंदर हो रहा है, ये दे रखा है इसके अंदर। Organism exhibit the external fertilization, show great synchrony between the sexes and the release of large number of gamete into the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy. एक पॉइंट वैसे ऑलरेडी हमने ये कहीं डिस्कस किया हुआ है, आपको पता सिंगामी अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो डेफिनेट सी बात है जो गैमेट्स जो बन रहे हैं ये ज़्यादा रिलीज करने पड़ेंगे टू एंश्योर, क्योंकि जो सिंगामी जो होगा ये कोई डायरेक्शनल प्रोसेस तो है नहीं, चांस वाली बात है कि वो फ्यूज़ करता है कि नहीं करता, तो उसके चांस को बढ़ाने के लिए जो गैमेट्स हैं ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसके अंदर, दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस, मैंने एग्जाम्पल बताया था बोनी फिशेस के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू द अडल्टहुड। ये पॉइंट क्लास में डिस्कस नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या है मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, जब मैंने आपके साथ इकोसिस्टम वगैरह जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में पढ़ा रही थी, कंपटीशन जब डिस्कस किया था तब था कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म इनका प्रेडेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने अडल्टहुड तक सर्वाइव करें इसके चांसेस कम होते हैं, एक डिसएडवांटेज है इसका, ये हाईलाइट कर लेना, ये पॉइंट यहाँ पर दिखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल एंड इन मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स, एग्जाम्पल याद रखना इसके अंदर जो दे रखे हैं जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, सिंगामी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी से जो दो चीजें याद रखनी है वो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में हो रहा है, हाईलाइट करके आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल and it reach to the female egg in order to fuse with it। आपको पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी मतलब मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, फ्यूजन होता है, फिर फाइनली जो पूरा प्रोसेस है वो सारा कुछ चलता है। In this, even though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of egg produced। As I already explained you, अभी नहीं मैंने आपको एक बार बताया था कि जो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन है ना, मेल गैमेट्स जो है यानी कि जो स्पर्म है ये नंबर में 1000 टाइम्स तक मतलब कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट। रीज़न क्या, ये मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में, इस चैप्टर में नहीं, मैंने बताया ना ये सारी चीज़ें अपन ने कहीं ना कहीं डिस्कस की हैं। रीज़न ये मैंने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया वहाँ पर मैंने डिस्कस की थी, स्पर्म नंबर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एज कंपेयर टू द एग्स। रीज़न ये है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन जो है ना ये एक मतलब एक डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, एक चांस वाली बात है। तो चांस को बढ़ाने के लिए कुछ अडाप्टेशंस देखी थी, एक तो ये कि नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ स्पर्म ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, चांस बढ़ेंगे कि वो जाके एग को फर्टिलाइज करे। दूसरा एक अडाप्टेशन इसमें नहीं है पर ये मैंने आपके साथ, जो एग होता है ना उसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है एज मतलब बड़ा होता है एज कंपेयर टू द स्पर्म, जिससे कि अब डेफिनेट सी बात है, मान लीजिए ये एग है, स्पर्म्स हैं, अब अगर जैसे मान लो एक एग के लिए एक ही स्पर्म है, ठीक है, और इसका साइज भी इसके बराबर ही मान लो, मैं इसका साइज भी इसका बराबर बता देती हूँ। कोई एक डायरेक्शनल प्रोसेस तो है नहीं, चांस वाली बात है, रैंडम होता है ये एकदम, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी, मतलब चांस बहुत कम होंगे फर्टिलाइजेशन के। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये एग, ये स्पर्म मैंने इतने सारे यहाँ पे कर दिए, वही सेम डायरेक्शनलेस प्रोसेस है, रैंडमली मूव करके फर्टिलाइज करेंगे, इनमें से चांस बढ़ा दिया ना कि वो इसको हिट करे, और चांस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, इसके
ये जो स्पर्म है नंबर भी बढ़ा दिया एक एग के कंपेयर में, और मैं इसका साइज भी बढ़ा दूं इसके कंपेयर में, तो चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें मैंने ह्यूमन, कुछ नई नहीं पढ़ा रही हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो वो यहाँ पर इसने सिर्फ नंबर वाली बात की है, बट मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन है कि जो इनका फ्यूजन होगा ये एक चांस वाली बात है, डायरेक्शनलेस प्रोसेस है, ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। तो इस वजह से इसके लिए कि इसके चांसेस बढ़े सिनगैमी के, इसलिए ये एक अडेप्टेशन होती है, ये एक वो है नेचुरल एक फिनोमेना है कि जो मेल गैमेट्स हैं फीमेल गैमेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, जो स्पर्म के कंपेयर में जो एग होता है उसका साइज भी बड़ा होता है। उसका सिर्फ इतना सा ही कारण है इन सब चीज़ों का कि जो चांस है सिनगैमी का वो बढ़ जाए। ठीक है, इसमें एक ही लाइन दे रखी है इसके बारे में, इट इज़ अबाउट द नंबर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके अंदर दे रखा है इन सीड प्लांट however the non-motile male gamete are carried to the female gamete by the pollen tube. Sexual reproduction in flowering plants में pollen tube से कैसे वो मेल गैमेट ट्रांसफर होकर कैसे फर्टिलाइजेशन, सारा डिटेल में पढ़ा रखा है, तो मेरे को यहाँ पे इसको डिटेल देने की जरूरत है नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? एनसीईआरटी में अब सुन लो, ये तो मैंने एक लाइन समझाई है। एनसीईआरटी में इस पूरे चीज़ के अंदर सिर्फ नोट्स पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने यहाँ लगा दी, जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एनसीईआरटी से ऐड ऑन करने हैं, पूरा इतना कुछ नहीं, सिर्फ ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल ऐड ऑन कर लेना, इट इज़ ऑल। इसके अलावा क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं जाएगा। ये जो नंबर वाली बात, ये वाली बात, नीट का पेपर जब आता है तो ऐसा तो होता नहीं कि कौन से टॉपिक से आना है, पूरा सिलेबस कवर अप होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दोनों चीज़ों में कवर अप करके एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत डिटेल में कवर हो रही है। ठीक है, तो नो नीड टू बी टेक दिस सेक्शन एज ए हैक्टिक पार्ट। क्लियर? सिर्फ आप अपना ये नोट्स जो पढ़ा है इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल ऐड ऑन कर लो, दैट्स इट। बट अब क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा रही हूँ तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको एक लाइन समझाऊँ, इसलिए समझाइए, बाकी सारा डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन और द सिनगैमी। सिर्फ इतना ही दे रखा है, मैटिंग वाला और वो सब नहीं दे रखा है, बट यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आपको मैटिंग ज़रूरी है कि नहीं है, इंटरनल में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या लिखा है एनसीईआरटी के अंदर? इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, इट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर की है, मैंने बताया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियोजेनेसिस? इट इज द डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का जाइगोट से जब डेवलपमेंट होता है उसी को अपन एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, तो वही इसने लिखा है। तो लिखो जाइगोट में, देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट, इट इज यूनिवर्सली इन ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एक यूनिवर्सल चीज है ये। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, whereas in those exhibiting the internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. As I told you कि zygote fertilization internal और external था, ऐसे ही zygote का formation बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म ओविपारस एंड द विविपारस मैंने ऐसा करके डिस्कस किया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, further development of zygote on the type of life cycle the organism and the environment is exposed. In organism belonging to the fungi and algae, zygote develop a thick wall that is resistant to the desiccation and damage. Terrestrial habitat, as I told you. It undergo a period of rest before the germination, incubation period है इनका कुछ. In organism with the haplontic life cycle, zygote divide by meiosis to form the haploid sperm. छोड़ो ये पूरा 11th स्टैंडर्ड में मैंने डाइवर्सिटी में डिस्कस की, पूरी लाइन आप उड़ा सकते हो, आप डायरेक्टली एम्ब्रियोजेनेसिस पर आ जाओ कि ये चीज़ें इतना डिटेल में अपने डाइवर्सिटी में पढ़ा है, तो यहाँ उतना डिटेल अपन जाएंगे नहीं, सारा इसमें लिखा भी है। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विद द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सारा कुछ डिस्कस किया है अपन ने। आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से मैं बता देती हूँ, जाइगोट से क्वेश्चन बनता है तो वही जो मैंने क्लास में पढ़ा उतना सफिशिएंट है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो जाइगोट बॉडी के अंदर भी बन सकता है तो बाहर भी बन सकता है। सभी के अंदर यही होगा, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों की फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट तो बनना ही है, फिर डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस आता है इवेंट्स इन द, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में क्या दे रखा है देखिए, embryogenesis, it refer to the process of the development of embryo from the zygote। पहली लाइन अपन ने भी यही डिस्कस की है,
कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, इट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, एज आई टोल्ड यू, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों इन्वॉल्व है. वही नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. वाइल द सेल डिवीजन, इससे पता है सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? इट हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड द टिश्यू टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन में क्या होगा? सेल डिवाइड होकर नंबर्स में बढ़ेंगे. सेल डिफरेंशिएशन में पर्टिकुलर सेल मॉडिफाइड होकर पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा. नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, इसमें वो नहीं दे रखा है बट मैंने आपको बताया, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपारस एंड विविपारस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द फीमेल पार्टनर. मैंने बताया ही था कि जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है. इस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, दैट इज द ओविपारस एंड द विविपारस. देखिए, दैट इज वेदर दे ले द फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू द यंग वंस. जैसे कि हु गिव बर्थ टू द यंग वंस, दे आर द विविपारस. एग्स ओविपारस. तो इन ओविपारस एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ ओविपारस एनिमल्स के अंदर जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर एग जो है हार्ड कैल्करस शेल या फिर लेदरी कोट से कवर्ड अप होती है. वही इसके अंदर दे रखा है. द फर्टिलाइज्ड एग, इट इज कवर्ड बाय द हार्ड कैल्करस शेल, आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट. और फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच्ड आउट, एज इट इज ये डिस्कस किया है. On the other hand, in viviparous animal, majority of the mammals, which including the human beings, are the viviparous. ये point highlight कर लेना. Viviparous animals, majority of the mammals, including the human beings, are the viviparous. The zygote develop into young one inside the body of the female organism. Viviparous में zygote का development inside the female body, uterus के अंदर ही होता है. ठीक है. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and protection, the chance of survival of young ones in the viviparous organisms are greater. The chance of organism of survival in oviparous animal up to the adulthood stage is lesser because they are prone to the predation because their development occur outside the female body. But they develop up to a certain embryonic stage inside the female body, then after they delivered out of the female body. So in case of the viviparous organism, chance of survival of the young ones is up to the adulthood is higher as compared to the oviparous animal. It is the another point which you have to memorize from your NCERT book. Clear? चलिए, इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये देख लो. वैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सारा डिटेल देखा है, पर आपके बुक में है तो एक बार पढ़ लो इसे. इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल एंड स्टेमन ऑफ द फ्लावर ईदर एंड फॉल ऑफ. ठीक है, ये बाद में फॉल ऑफ हो जाते हैं, फिर ये छोड़ो, कैन यू नेम सब. द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट. The zygote develop into the embryo and the ovule develop in, आपको पता है ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, और जो फ्रूट जो है उसके एक थिक वॉल होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्प, दैट इज द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एंड आफ्टर द डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. सारा कुछ इसका डिटेल, सेपल, पेटल, स्टेमन, व्हाट डू यू मीन बाय द पेरिकार्प, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड बनना, सारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है. मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कशन कर रखा है. क्लियर? इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. NCERT भी यहाँ पर आपका पूरा हो चुका है. इट विल एंड अप विद द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? सिंपल सा चैप्टर था, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी थी, सिर्फ रिकलेक्ट किया है आपने हमारे सारे नॉलेज को, सिर्फ ब्रशअप करने का काम किया है इस चैप्टर के अंदर. मान के चलती हूँ कि आप लोग का भी सब हो गया होगा. कल अच्छे से पढ़ के बैठना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन शुरू करेंगे. देन इट विल एंड अप विद दिस चैप्टर. उसके बाद बायोटेक का जो सेक्शन अपना बाकी रह गया है थोड़ा सा, उसको कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? थैंक यू.